हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन अवर चैनल सुधाकर सर क्लासेस। आप सभी एक बार बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे। आप सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसलिए हम और भी मोटिवेटेड होकर आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे सारे ही सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मोस्टली हमारी यही कोशिश है कि सारे सब्जेक्ट्स के आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए विदाउट एनी कॉस्ट। उनके पीडीएफ नोट्स भी दिए जाए और बेस्ट तरीके से आपको उनके क्या कहते हैं, जब सैम्पल पेपर्स वगैरह आ जाएंगे तो वो भी सॉल्व कराए जाएंगे यहीं इसी चैनल पे। तो बोर्ड एग्जाम के पहले तक हमारी यही तैयारी है कि आपको पूरी तरीके से इस चैनल के थ्रू सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में मार्क्स स्कोर करने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने कल क्या कहते हैं क्लास 9 की जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था। और फर्स्ट चैप्टर में हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है और अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था। अब उसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने कल जब कवर किया था तो मैंने आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है और अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसी भी एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ यू वांट टू प्रोड्यूस, देन दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने बताया था आपको, क्या पहला लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड उसके बाद आप कह सकते हो उसके बाद आपका क्या कहते हैं लेबर। लेबर में भी आपके दो आते हैं, एक स्किल्ड लेबर एक अनस्किल्ड लेबर। इसके बाद तीसरा आपका था फिजिकल कैपिटल जिसमें वर्किंग कैपिटल था और फिक्स्ड कैपिटल था, और चौथा आपका ह्यूमन कैपिटल था। तो ये चारों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इन चारों को हम बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन का ये चारों फैक्टर के लिए वर्क करते हैं, मतलब फैक्टर का वर्क करते हैं। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स वर्क लाइक अ फैक्टर फॉर एनी पर्टिकुलर, मतलब एनी प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन करना है तो ये चीजें वहां पे फैक्टर का वर्क करती हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इंसैलिटी में लाइन दी गई है, जरा आप इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर भी दिया गया, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पिक्चर 1.2 में क्या दिया गया है, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स हैं और मशीन्स वगैरह हैं। ठीक, तो लेबर्स किस में आ जाएंगे, आप सबको पता है लेबर्स जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन की उसमें आ जाएंगे। और लेबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक स्किल्ड होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है रिगार्डिंग टू दियर सब्जेक्ट्स, और आपके होते हैं अनस्किल्ड जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग टू दियर सब्जेक्ट। इसके बाद आपका दूसरा क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है, मशीनरी वगैरह फिक्स कैपिटल हो जाएगी। और रॉ मटेरियल वाला आपकी कैसी हो जाएगी, रॉ मटेरियल आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, रॉ मटेरियल कैश वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जस्ट इस पर्टिकुलर फिगर के नीचे जो लाइन है वो क्या कह रही है, एवरी प्रोडक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factor of production। और इन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो टॉपिक हमने कल कवर किया था वो आपका क्लियर हो गया हो। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और देखते हैं अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, जरा इसको देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फार्मिंग इन पालमपुर। आप सबको पता है कि फार्मिंग इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। फार्मिंग भी एक प्रकार की एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, कैसी एक्टिविटी होती है फार्मिंग, आपकी किस में आ जाएगी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी, अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला है लैंड इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले बताया था ना कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या पढ़ना है। हमें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या कंडीशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या कंडीशन हुआ, फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, यही कुछ चीजें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। हमें स्टोरी विलेज पालमपुर के बारे में नहीं पढ़ना है कि पालमपुर में क्या कहते हैं, कितने गाँव में कितने लोग रहते थे, उस गाँव के जो पास में बाजार थी वो कौन सी थी, वहाँ के लोग ट्रांसपोर्टेशन में कैसे व्हीकल्स को यूज करते थे, ये सब चीज़ों को मतलब नहीं है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसे देख लेते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो भी लोग रहते थे उनका मेन जो एक्टिविटी था, उन लोगों का मेन एक्टिविटी उनकी क्या थी, उनकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग थी। एंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। और 75% पॉपुलेशन जो थी पालमपुर की, वो अपने लिवलीहुड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इसी एक्टिविटी पे डिपेंड थे। किस एक्टिविटी पे, फार्मिंग पे। There could be farmer on farm laborer, they well being of these people is closely related to the production on the farm। ठीक, आई होप इन चीज़ों का उतना कोई मैटर नहीं करता। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे इस चैप्टर में भी और क्या है। ठीक,
जो चीज़ें चैप्टर के रिगार्डिंग या नॉलेज बेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सब यहाँ पे कवर कराऊंगा, कुछ भी हमारा मिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जो चैप्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको कराई जाएंगी, और वो इस बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेसिस पे भी आपके इंपॉर्टेंट होगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, ठीक है। बाकी उसमें चैप्टर में जो गांव है विलेज पालमपुर जिसकी यहाँ पे बात की गई है, जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उस विलेज के बारे में भी काफी कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सबको पता होना चाहिए, वो क्या है, इज हेक्टेयर, ठीक है। लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, हेक्टेयर है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है, आपके लैंड को सबको पता है, ठीक। लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो आपकी क्या है, हेक्टेयर है। अब यहाँ पे आप लोग हम लोग ये देख लेते हैं क्या है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, ठीक। तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, ठीक। साफ साफ यहाँ क्या कह रहा है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, मतलब जो आपका ये 1 हेक्टेयर है वो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके स्कूल का ग्राउंड है, क्या आप अपने स्कूल के ग्राउंड के 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा आपसे क्वेश्चन दे रहा है, आपको ऐसा एक टास्क दे रहा है करने को, ठीक है। अब देखिए अलग अलग जगहों पे ना लैंड मेजरिंग यूनिट जो लोकल और रीजनल एरियाज में होती है वो थोड़ा अलग भी होती है। कहीं पर बीघा बोला जाता है, कहीं पे गट्ठा बोला जाता है, तो ये भी अलग अलग आपके रीजनल एरियाज पे लैंड मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल में एसआई यूनिट है या कह सकते हो इंटरनेशनल यूनिट है लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हो, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ये देखिए आप लोग, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पीस ऑफ लैंड पे क्या एक से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको बता दें जब मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो मोस्टली फार्मर्स ने इस पर्टिकुलर चीज को क्या किया, फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट के पहले ये चीज़ें बहुत रेयरली होती थी, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर 1966 और 1967 के बाद, जब मॉडर्न फार्मिंग इंडिया में आया तो मोस्टली फार्मर्स ने इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा था कि फूड क्रॉप्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी, ठीक। तो आप लोग देखेंगे अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर विल रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल द लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट। यहाँ पे क्या करें, पालमपुर में जितने भी फार्मर्स थे, सारे के सारे फार्मर्स के पास जितने भी पीसेस ऑफ लैंड होते थे, वो सारे पीसेस ऑफ लैंड पे क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे किसी न किसी फूड क्रॉप्स का। कोई भी पीस ऑफ लैंड वहाँ पे अनकल्टिवेटेड नहीं रहते थे, ठीक। आगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कह रहा है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ठीक। दीज प्लांट्स आर यूज फॉर कैटल फीड। देखिए आप लोग को पता होगा कि जो ज्वार और बाजरा आता है ये आपके किस में आता है, ठीक है। ये ज्वार और बाजरा होता है वो फूड और फूडर दोनों के लिए यूज होता है, मतलब हम भी यूज करते हैं, और उसके बाद जो उसके पार्ट्स बच जाते हैं, जैसे सपोज करो कि जो चीज़ें हमारे यूज़ के लिए हैं, जब हमने उसको क्रॉप से निकाल लिया तो उसके बाद जो उसका स्क्रैप पार्ट बढ़ जाता है, स्क्रैप पार्ट बच जाता है, वो एनिमल्स के यूज़ में आता है, ठीक है। एनिमल्स को फीड करने में वो स्क्रैप पार्ट भी यूज़ में आता है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये बात कर रहा है रवि, खरीफ और जायद के बारे में, जो कि हम लोग कवर करते हैं क्लास 10th में भी, लेकिन 9th में भी आपको बता दें कि जो रेनी सीजन होता है, सॉरी रेनी सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे कंट्री में, क्रॉपिंग पैटर्न आपका 3 है, बहुत ध्यान सुनना, ठीक। एक आपका रवि रवि सीजन, ठीक। इसके बाद रवि के बाद क्या आता है, जल्दी से बताओ आप लोग, रवि के बाद आपका आता है जायद, ठीक। और इसके बाद जायद के बाद आपका आता है खरीफ। आप इसको अपने ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, पहले आप खरीफ कर लीजिए, रवि कर लीजिए, फिर जायद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 ही क्रॉपिंग पैटर्न हमारे कंट्री में फॉलो होते हैं, कौन कौन से, रवि, जायद और खरीफ। जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन आपका रवि सीजन है। विंटर सीजन के बाद जो एक ब्रेक आता है, मतलब विंटर और समर के बीच में जो एक ब्रेक टाइम आता है, वो आपका कौन सा होता है, वो आपका जायद का होता है। और उसके बाद फिर आपका खरीफ स्टार्ट होता है, ठीक है। रेनी सीजन आपका खरीफ का होता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई हो। रवि सीजन में हम ऐसे पर्टिकुलर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं
जिनको क्या कहते हैं लेस वाटर की और क्या कह सकते हैं लो टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। खैर इसके बाद जायद सीजन में हम ऐसे फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके बाद आपका खरीफ सीजन में हम ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर भी आपका हाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रवि सीजन में हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फार्मर्स आर मोस्टली प्रोड्यूस इन रवि सीजन आर क्या, वट, ऑयल शीट्स, पल्सेस, आफ्टर देन वीट, मेज, शुगर केन, पोटैटो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जायद में सबको बताना चाहिए कुकम्बर, वाटरमेलन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद खरीफ में भी पल्सेस होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद खरीफ में आपका क्या कहते हैं राइस वगैरह भी होता है, पैडी वगैरह भी, ओके। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। तो देखिए किसी भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना हो, अब यहाँ पे बात ये हो रही है फार्मर्स को बार बार यहाँ पे क्यों ले आया जा रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि फार्मर्स भी फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है और फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन करने के लिए उनको भी फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपसे बताया ना, अगर आप कोई भी पर्सन हो, किसी भी काइंड के फूड क्रॉप्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है या किसी भी काइंड के गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके पास फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। और जो कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दीज फैक्टर्स आर द फर्स्ट वन इज लैंड, and the second one is labor, and the third one is physical capital, and the fourth one is human capital, which is us, okay, जो कि हम, ठीक, हमारा दिमाग, ओके। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और चीज़ ऐसी होगी जो आपको बताने लायक हो, कुछ मिस नहीं होगा, हम लोग चलते जाएंगे। अब बाकी यहाँ पे वही कह रहा है, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो देयर डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year पालमपुर is due to the well developed system of irrigation, ठीक। ये कह रहा है कि पालमपुर के जो फार्मर्स थे वो पूरे के पूरे इस क्रॉपिंग पैटर्न को क्यों फॉलो करते थे, क्यों इस क्रॉपिंग पैटर्न को वो लोग सक्सेसफुली फॉलो कर लेते थे, यानी कि रबी, खरीफ और जायद को, क्यों वो साल भर में 3 अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, 3 अलग अलग काइंड के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे। ये इसलिए था क्योंकि आपके पालमपुर में जो इरीगेशन फैसिलिटी थी वो वेल डेवलप थी, मतलब इरीगेशन मतलब सिंचाई के जो साधन थे वो पूरी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप थे, ठीक। आगे इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, और पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पहले से ही थी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। इट मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और यही मेन रीजन था जिसने इरिगेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी का अर्लियर केसेस, अर्लियर होना, ठीक है ना। आगे इसके बाद ये क्या कह रहा है, पर्शियन व्हील वर टिल व्हेन यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। पर्शियन व्हील्स का भी यूज होता था, पर्शियन व्हील मतलब आप कह सकते हो कुआं वगैरह का, ठीक है, कुएं वगैरह का भी यूज होता था छोटे मोटे पीस ऑफ लैंड को इरिगेट करने में। इसके बाद पीपुल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स को इरिगेट मच। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाद में लोगों ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्यूबवेल्स चल रहे थे वो बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम टाइम में ज़्यादा पीसेस ऑफ लैंड को इरिगेट कर रहे थे। तो यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और देखने लायक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये डाटा दिया गया, ये डाटा बहुत पुराना है, 1950 से लेकर 2015 तक का डाटा दिया गया। कल्टीवेशन एरिया मतलब कल्टीवेशन एरिया हमारा मतलब ईयर बाय ईयर हमारा जो कल्टीवेशन एरिया था वो क्या हो रहा था, ईयर बाय ईयर हमारा कल्टीवेशन एरिया बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे कंडीशंस बेहतर हो रही थी, ठीक है ना, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी, आपके इक्विपमेंट्स वगैरह डेवलप्ड हो रहे थे, तो आपके ये जो कह सकते हो कि कल्टीवेशन एरिया था पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये डाटा हमें कहाँ से मिला, ये डाटा हमें मिला है कहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा मिला, डाटा मिलने का सोर्स भी इसने बता रखा है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये फ्लक्चुएटिंग डाटा है, इससे आपके चैप्टर का या सॉरी आपके एग्जाम का या नॉलेज का कोई उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डाटा है, ठीक। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 1951 में 129 मिलियन हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड थे जो कल्टिवेटेड थे, और 2014-15 के पास वही 155 मिलियन हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड हो गए जो कल्टिवेटेड थे। तो टाइम जैसे जैसे चेंज होता गया, कल्टिवेटेड लैंड मिलियन हेक्टेयर के बेसिस पे भी बढ़ते गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप लोग इसे अगर करना चाहें तो करिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई। अब ये कह रहा है क्या ये ज़रूरी है कि इरीगेशन मतलब ये कह रहा है क्या ये ज़रूरी है कि जितने भी एरिया हमारे पास है वो सारे के सारे कल्टीवेट में सॉरी कह रहा हूँ, सारे के सारे एरिया को इरीगेशन के अंडर लाया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है, ठीक। क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आप मोस्ट ऑफ द पीसेस ऑफ लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी के अंडर ले आएंगे तो उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे पीसेस ऑफ लैंड आपके कल्टिवेबल लैंड्स बन जाएंगे, और जिससे आप और भी ज़्यादा फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने में कैपेबल होंगे, ठीक है ना। तो ये बस इसका आंसर था, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यू हैव सीन दैट वन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, हाँ मल्टीपल क्रॉपिंग इसी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, तो बता देना कि जब एक ही पीस ऑफ लैंड से एक ही पीस ऑफ लैंड पर, ठीक है, इन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड व्हेन वी प्रोड्यूस मोर देन वन फूड क्रॉप्स, जब एक ही पीस ऑफ लैंड से एक से ज़्यादा फूड क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक। आगे क्या कह रहा था, अदर वेज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और जो दूसरा मेथड है ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने का, वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो हम लोग वैसे भी देखने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, नेम ऑफ द क्रॉप्स, मंथ सोन, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन, रेन टैंक, ट्यूबवेल, कैनल, ये आप लोग खुद से भर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, चलो किसकी, वीट की, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात कर ली किसकी, वीट की, ठीक। अब बताइए आप लोग, वीट, जो हमारा वीट है, ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेपल डाइट फॉर अस। स्टेपल डाइट इसलिए क्योंकि वी ऑल कंज्यूम इट फॉर आवर डेली नीड्स, ओके, डेली नीड्स में कंज्यूम होता है, इसको स्टेपल फूड क्रॉप या स्टेपल डाइट भी कहते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि वीट कब सोन होता है, ठीक है, वीट कब सोन होता है बताओ। तो वीट सोन हमारा किया जाता है किसमें, ठीक, अक्टूबर टू नवंबर में, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इसको हार्वेस्ट कब कर लिया जाएगा, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, एक सेकेंड जस्ट वेट, मार्च टू अप्रैल। अब इसका सोर्स ऑफ एरिगेशन, रेन टैंक, ट्यूबवेल, कैनल, अब ये डिपेंड करता है उस फार्मर पे ना, जो फार्मर आपके प्रोड्यूस कर रहा है वीट को, कि वो किस सोर्स ऑफ एरिगेशन को फॉलो कर रहा है, कि या किस सोर्स ऑफ एरिगेशन से वो इरिगेशन कर रहा है, ठीक, किस सोर्स ऑफ एरिगेशन से वो अपने पीस ऑफ लैंड को इरिगेट कर रहा है, तो वो कुछ भी प्रेफर कर सकता है। रेन तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ठंडियों के महीने में पानी वगैरह बहुत कम बरसता है, तो इसके बहुत लीस्ट चांसेस है। बाकी वो मोस्टली प्रीफर करेगा क्या, ट्यूबवेल प्रीफर करेगा या तो फिर कैनल प्रेफर करेगा, नहर वगैरह, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आ गया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि इसको टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन दिया किसने, और रिवोल्यूशन क्यों कंसिडर्ड हुआ ये, मैंने आपसे उस दिन बताया था, ठीक है, सॉरी वो लेक्चर एक्चुअली हमने बंद कर दिया था, तो जो बताया था तो उसका कोई मतलब है नहीं। रिवोल्यूशन टर्म का यूज़ कब होता है, जब कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ा चेंज ला दें, कंडीशन जैसे अभी है और आने वाली कंडीशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, तो ये चीज़ आपकी रिवोल्यूशन कंसिडर्ड होती है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म, ये टर्म उन्हीं जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पहले जो कंडीशन होती है और उसके बाद जो कंडीशन हो जाए उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो ये आपका फिर उन जगह पे आपके रिवोल्यूशन टर्म का यूज़ होता है। और ग्रीन रिवोल्यूशन ये टर्म आपके दिया था विलियम गॉड ने। विलियम गॉड एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म का क्या दिया था, इसको इसको ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म से उन्होंने ही डिनोट किया था, याद रखना, विलियम गॉड ने ही इस पर्टिकुलर टर्म्स को ग्रीन रिवोल्यूशन से डिनोट किया था। तो चलिए इसकी पूरी की पूरी स्टोरी देखते हैं हम ग्रीन रिवोल्यूशन की, ये क्या था, कैसे आया, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई, देखते हैं। पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं, आफ्टर देन हम यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है ना, ठीक। चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं 1966 और 1967 के ईयर में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया। और ये स्टार्ट हुआ था हमारे कंट्री में उस टाइम पर, जो हमारे कंट्री में जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी, पंत यूनिवर्सिटी, वहीं से इसको स्टार्ट किया गया। और इसको स्टार्ट करने में सबसे बड़ा रोल था, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का सबसे बड़ा रोल था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। और ये पर्टिकुलर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पंत यूनिवर्सिटी से, जो कि 1960 में फॉर्म की गई थी, 1960 में, हमारे उत्तर प्रदेश की ही है, ठीक है, पंत यूनिवर्सिटी 1960 में फॉर्म हुई थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री, वहीं से इस रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन को, कब, 1966 और 1967।
और इस रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल था किसका? डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। दैट्स वाई ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, और नॉर्मल बोर लॉन्ग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड। ठीक है, उनको वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है, इनको इंडिया लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। और जो मैंने बताया ना कि इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जिसने डिनोट किया था उनका नाम था विलियम गॉड। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट क्यों किया गया, तो आप लोगों को बता दें, ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था। थर्ड 5 ईयर प्लान था, और उस समय हमारे कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का ये शासनकाल था, और उस समय थर्ड 5 ईयर प्लान आया हुआ था। तो उस समय प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा थी कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से इंक्रीजमेंट हो रहा था, और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारे कंट्री में इतना फूड ग्रेन नहीं था सफिशिएंट अमाउंट में कि सभी लोगों को फीड किया जा सके। तो एक बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही थी। हमारी कंट्री फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कराती थी व्हीट और राइस को, और उसके बेसिस पे, उसके बदले में कह सकते हो, उसकी जगह पे वो लोग बहुत हाई रेवेन्यू वगैरह चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री को फेस करने पड़ रही थी ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस चैलेंज से कैसे निकला जाए। तो उसके बाद मेनली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो करंट गवर्नमेंट थी, उसने फोकस किया कि क्यों ना कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो 1966 के बाद, 1966 और 1967 के बाद कंट्री ने मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। इसके पहले क्या था? ट्रेडिशनल फार्मिंग कॉन्सेप्ट था। लेकिन 1966 और 1967 के बाद कंट्री ने मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, और मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने के पीछे यही ऑनली रीजन था कि कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन अ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में इंडिया को क्या बनाया जाए? सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। ठीक, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? अब इसके बाद आइए कुछ यहाँ से देख लेते हैं चीज़ें, यहाँ पे क्या दी गई हैं। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, आप लोग यहाँ फोकस करिएगा, कुछ एनसीईआरटीज देखते हैं अब क्या है। ठीक, इसके बाद टिल द मिड, देखिए क्या कह रहा है। टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manures as fertilizer. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें फार्मर्स के पास पहले से अवेलेबल होती थी, उनको इन चीज़ों को खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। ये क्या कह रहा है? मिड 1960s, वही 1966 और 1967 के पहले की बातें बता रहा है कि फार्मर्स अपने फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करता था, और फर्टिलाइजर्स के लिए वो नेचुरल मैन्योर्स और काऊ डंग का यूज़ करता था, और मोस्टली इरिगेशंस के लिए वो रेन वाटर्स पर डिपेंड होते थे। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था जो फार्मर ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले अडॉप्ट करते थे। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद सभी लोगों ने क्या किया? सभी लोगों ने, मोस्टली फार्मर्स ने आपके मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करने के बाद ही बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा व्हीट और राइस का। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी था, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता था, और सभी फार्मर्स उस तरीके से कैपेबल नहीं थे कि वो मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता था। ठीक, लेकिन मोस्टली फार्मर्स ने, आप कह सकते हो पंजाब हरियाणा स्टेट्स के मोस्टली फार्मर्स ने इस फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आगे देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। ठीक, अब ये देखिए क्या कह रहा है। The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmers to cultivate of wheat and rice using HYV seeds. HYV seeds मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा अच्छे खासे डेवलप सीड्स। ओके, इसके बाद कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। ये क्या कह रहा है? ट्रेडिशनल सीड्स से अगर आप HYV सीड्स को कंपेयर करोगे तो ट्रेडिशनल सीड्स जो होती थी वो बहुत ही लीस्ट प्रोडक्शन करती थी, लेकिन HYV सीड्स कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल सीड बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करती थी, एक ही प्लांट। ठीक, एक एक प्लांट कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया गया? आप ये कह सकते हो कि जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है, अगर इस पीस ऑफ लैंड पे पहले 120 kg ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड अडॉप्ट करके 120 kg फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, तो अब उसी पीस ऑफ लैंड पे आपके 200 kg का प्रोडक्शन होने लगा मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट करने के बाद, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा आगे, यहाँ पे फिर कुछ कह रहा है। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक,
जस्ट वेट। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग पहले ये फिगर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले आप लोग ये फिगर देख लीजिए। देखिए ये फिगर जो आपका है, ये आपके मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है ये फिगर आपके मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को बता रहा है। देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड कब इंट्रोड्यूस हुआ, कह सकते हो कि 1966 और 1967 में। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग जब मेथड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसके इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। मतलब हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उम्मीद से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ी। और फिर इसी को टर्म दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन का। मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ जाने के बाद जब फूड क्रॉप्स की क्वांटिटी, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड पे बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया, कि इतना बढ़ा कि हमारे कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड और किसके, वीट और राइस के प्रोडक्शन में। वीट और राइस के प्रोडक्शन में मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया गया। तो इसके बाद ही इस पर्टिकुलर चीज को ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म से डिनोट किया गया। और यहाँ पे केवल इस पर्टिकुलर रिवोल्यूशन में आप ये कह सकते हैं केवल दो ही चीजों के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था मेनली, एक वीट के और राइस के। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप सभी को पता होगा ये दोनों फूड क्रॉप्स हमारे क्या हैं, ये दोनों फूड क्रॉप्स हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं। कहने का ये मतलब है कि इन क्रॉप्स को हम डेली नीड्स में कंज्यूम करते हैं, तो इनका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर कंजप्शन हाई होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी हमें बहुत करना होगा। ठीक, तो ये याद रखना कि वीट और राइस के प्रोडक्शन पर ही मेनली फोकस किया गया था, बिकॉज दीज टू फूड क्रॉप्स कंसिडर्ड एज स्टेपल क्रॉप फॉर अस, बिकॉज वी कंज्यूम इट अवर डेली नीड्स। हम अपने डेली नीड्स में इन फूड क्रॉप्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो 1966 और 1967 में मॉडर्न फार्मिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने के बाद इन दोनों ही फूड क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, इनकी क्वांटिटी बढ़ाई गई और कंट्री हमारी सेल्फ सफिशिएंट बनी। फिर इसी पूरे टर्म को ग्रीन रिवोल्यूशन से डिनोट किया गया, ठीक है ना। और उसके पहले कैसी फार्मिंग थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो मैंने अभी आपको बताई। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग में हमारे पास HYV शीट्स आ गए थे, हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ गए थे। अब हम काउ डंग का और नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ नहीं करते थे। हमारे पास पेस्टिसाइड्स आ गए थे, कीटनाशक दवाएं कीटाणुओं को मारने की। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हमारी पहले से इंप्रूव हो गई थी, डैम वगैरह हो गए थे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर कनेक्शन हो गया था, पंप सेट हो गए थे, कैनल फैसिलिटी भी थी। और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी थे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का भी हमारे पास चीज़ें आ गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप लोग प्लीज़ इसको अपने फिल कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे, अभी आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वो इंडियन ऐसे ऐसे कौन से इंडियन स्टेट्स थे जिसने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था, तो वो आपका क्या था, पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आई होप आज के इस लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी चीज़ें पढ़ाई, वो आपके दिमाग में बैठ गई हो। और इसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सुधाकर सर क्लासेस पे, सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट सेकंड को देखिए, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं वो हम लोग अपकमिंग पार्ट्स में कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं या जो भी आपका फीडबैक है पॉजिटिव या निगेटिव, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी केयर, ओके।